अगर आप जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा साइंस टेस्ट भी इस वीडियो में आपका कंडक्ट करेंगे और आपका फास्ट रिवीजन भी हम अपने शॉर्ट नोट्स के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, वीडियो को रोकें और आंसर कमेंट करें। तो भाई सेल नाम जो है वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था भाई? रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका शब्द दिया था। ओके, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। अब हम बात करें इन्होंने यह नाम कब दिया, ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो हमेशा याद रखना रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था और इन्होंने कोशिका नाम दिया था। अब हम बात करें कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। तो हमेशा याद रखना कोशिका सिद्धांत एम श्लाइडेन और टी श्वान के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब कोशिका सिद्धांत एम श्लाइडेन और टी श्वान ने दिया, चलिएगा ठीक है, लेकिन कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत होता क्या है? तो भाई कोशिका सिद्धांत कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, अर्थात सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वे पूरी की पूरी किसकी बनी होती हैं? कोशिकाओं की बनी होती हैं। और इन्होंने कोशिका थ्योरी में कहा, एम किसने भाई? श्लाइडेन और श्वान ने, कि कोशिकाएं जो होती हैं वे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। ओके, और इन्होंने कहा कि नई सेल्स का जो निर्माण है वह सेल के द्वारा ही होता है। ओके, इन्हीं सेलों से अन्य नई सेलों का निर्माण होता है, यही कोशिका सिद्धांत ने कहा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोशिका के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहला कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और सूक्ष्मतम इकाई है। ओके, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, तथा सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। हमेशा याद रखिएगा, लंबी होती है तंत्रिका तंत्र की और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। आगे है, कोशिकाएं जो होती हैं वे किसी भी आकार की हो सकती हैं मित्रों, चाहे तो वह गोलाकार हो, वृत्ताकार हो, अंडाकार हो, या लंबाकार हो, या घनाकार, या बेलनाकार, या फिर चपटी या फीते के समान किसी भी तरह की हो सकती है। और आप हमेशा याद रखना कि कोशिका जो है सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। ओके, आकार सभी का अलग अलग होता है। और कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपसे सीधे सीधे प्रश्न करता हूं कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ओके, आगे हम ये प्रश्न देखेंगे, चलेगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो केवल हमने एक प्रश्न के माध्यम से कितनी ढेर सारी चीज़ें कोशिका के बारे में जान ली। इसी तरह हम आपको टेस्ट और टेस्ट के साथ फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। चलेगा, प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? क्या अंतर होता है जंतु कोशिका में और वनस्पति कोशिका में? सबसे पहला राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सेंट्रोमियर, या फिर सेंट्रियोल। तो हमेशा याद रखना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को सेंट्रियोल जो है भिन्न करते हैं। ओके, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है भाई? हमेशा अलग अलग होती है। ओके, और पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये जो सेंट्रियोल होता है ना, यही इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन करने में मदद करता है। अब देखिए डिटेल देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में बेसिकली अंतर क्या होता है मित्रों। देखिएगा, एक तरफ हम देखेंगे प्लांट सेल, एक तरफ देखेंगे एनिमल सेल। ओके, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जो इन दोनों में समानता होती है वो यह है, जो बीच में रेड कलर से लिखा हुआ है, यह जो है दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रियम गोल्जी का है। ओके, और रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, राइबोसोम, ये सभी में क्या है? दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि इनमें अलग क्या होता है तो भाई क्या है? सेंट्रल इनमें
किसमें नहीं होता है भाई, प्लांट सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्लांट सेल में एक और क्या होता है, सेल वॉल होती है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। इधर लार्ज वैक्यूल होते हैं, इधर स्मॉल वैक्यूल होते हैं, या फिर वैक्यूल होते ही नहीं हैं। इधर क्लोरोप्लास्ट होता है और इधर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इधर अगर मैं आपसे बात करूं कि हरा रंग पौधों में किसके कारण होता है, तो वो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीज़ हमेशा याद रखना, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल, ये किधर होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। ओके, और क्लोरोप्लास्ट इधर नहीं होता है एनिमल सेल में, सेल वॉल नहीं होती है, और स्मॉल वैक्यूल होते हैं या फिर वैक्यूल होते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा कोशिका में, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो कोशिका के अंदर जो है वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना, राइबोसोम की वजह से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर राइबोसोम नहीं तो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं। अब देखिए राइबोसोम के प्रमुख कार्य हम देखे लेते हैं यहाँ पर कि राइबोसोम का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये आप राइबोसोम देख रहे हैं। ओके, आइए, राइबोसोम जो है वो सजीव कोशिका के कुछ का द्रव्य में पाए जाने वाले बहुत ही छोटे कण होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, राइबोसोम। और राइबोसोम को भाई प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर की राइबोसोम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला तथ्य है कि राइबोसोम के चारों ओर केवल आरएनए पाया जाता है। प्रश्न बन जाए कि प्रोटीन राइबोसोम के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो भाई आरएनए पाया जाता है, जो कोशिका में क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ से हमें पता चली। चलिए अब अगला प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना ही बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना क्या है भाई, बंद कर दे, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं कि भोजन का अपकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, एक दो प्रश्न के बाद कुछ प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, इसलिए पूरे हम कवर किए लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह अर्थात पावर हाउस किसे कहा जाता है। और अभी हमने क्या देखा था, प्रोटीन स्रोत। ओके, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है देखा था हमने, तो राइबोसोम में। ओके, अब क्या है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो भाई कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर कहें पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इज दैट क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का क्या करता है, ऑक्सीकरण। अब जानेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह क्या करता है भाई, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया भाई, भोजन का ऑक्सीकरण। और क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ऊर्जा का ऊर्जा ग्रह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो कोलकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वेंडा ने। हमेशा याद रखना, दोनों में अंतर है, खोज की कोलकर ने और नाम दिया वेंडा ने। ओके, ये दोनों प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पावर हाउस कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, हमें याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या है, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी भोज्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। अब बात आती है ऊर्जा के बारे में। पावर हाउस कहते हैं भाई, ये पावर किस रूप में उत्पन्न होती है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में भाई? एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वहीं पर एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी और एडीपी में कितना अंतर है? इधर है डाइफॉस्फेट, इधर है ट्राइफॉस्फेट, बस छोटा सा अंतर है। आगे बढ़ते हैं। और क्या कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा CO2 और जल का क्या है? निर्माण होता है, ओके। किस किस का? CO2 का और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इन सब में बड़ा कोशिकांग है भाई प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिकांग है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और अच्छा भी है भाई। ये प्रश्न तो हम कवर कर ही चुके हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है कोशिका में? अब आपसे कभी गलत नहीं होगा क्योंकि हम डिटेल देख चुके हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ओके। और पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिएगा राइबोसोम के बारे में वही पूरी चीज़ें, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो देखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ओके। और क्या है? कोशिका, यहीं पर क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में ही। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है भाई, वो होता है क्या? कोशिका भित्ति, ओके, अर्थात सेल वॉल, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है क्या? तो भाई कोशिका को निश्चित रूप कोशिका झिल्ली से प्राप्त होता है या कोशिका भित्ति से या केंद्र का या फिर गोल्जी का? हमें इसे याद रखें, कोशिका को निश्चित रूप प्राप्त होता है कोशिका भित्ति से, ओके। यह पादप कोशिका को क्या है भाई? बाहरी आघात से बचाती है, बाहरी चोट से बचाती है। कौन? कोशिका भित्ति। यह कैसी होती है? कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, ओके। और यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो भाई कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ओके। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम। देखिए एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछ सकता है। प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो पूरा चित्र सहित मैं आपको समझा चुका हूँ। तो भाई ऐसा कोशिकांग जो कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो है भाई कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। मैंने ऊपर बताया था आपको क्या क्या? सेल वॉल, ओके, और लवक, ओके, और रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो आता है विकल्प डी इसका सही जवाब। देखिएगा पूरा ये रहा। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ होता है? तो भाई कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवर्णीय लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं भाई कहाँ? जड़ों की कोशिकाओं में, ओके। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। लवक, लवक कितने प्रकार के होते हैं अगर प्रश्न पूछ रहे तो भाई लवक 3 प्रकार के होंगे, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। कौन कौन से? वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। अब देखिएगा कुछ चीज़ों में रंग किस कारण होता है, ओके। कुछ वर्णी लवक
जो है किस कारण से होते हैं वे हम जाने ले। देखिएगा, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है भाई लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। और चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? बीटानीन के कारण। इनको हमेशा याद रखना, रट लो, अपने जहन में बसा लो। गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण। हल्दी का हरा रंग होता है भाई कुकरनीन के कारण। और सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो भाई फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है भाई कौन? क्लोरोप्लास्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम जाने लेते हैं लवक। देखिएगा, लाइसोसोम को क्या है भाई? आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका में। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है वो कहलाता है भाई क्या? वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक शेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है कोशिका में भाई जल। ओके, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, यह कहा था भाई किसने? स्लाइडेन और श्वान ने। किसने? स्लाइडेन और श्वान ने। ओके, विकल्प बी और डी इसका सही जवाब है, क्योंकि स्लाइडेन और श्वान ने क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत दिया था, और मैंने आपको जो है बताया भी था कोशिका सिद्धांत के बारे में। ओके, आगे तो भाई आगे हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे इसी टॉपिक से। कोशिका टॉपिक के अगले प्रश्न हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हम इस वीडियो में मात्र 20 प्रश्नों पर ही रुक रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। क्या इस तरह से रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाना है? और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा।